आज हम बात करेंगे, बता देना पहले क्या पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स महामैराथन क्लास बाय डॉक्टर ललित धमानिया। और इसके साथ आपको एक चीज से और मैं रूबरू करा दूं दोस्तों कि यहां पर जब हम इस क्लास को पढ़ने वाले हैं तो इस क्लास में मैथमेटिक्स के पेडागॉजी प्लस कंटेंट दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो जबरदस्त तरीके से आंसर दीजिएगा और अपने साथ ही दोस्तों को बोल दो क्लास हो गई है शुरू। तो चलो हो जाओ शुरू और देखते हैं आपका सवाल क्या है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। तो सवाल आपके सामने है और मुझे यहां तो सिरों की संख्या 48 है और मुझे आपके उत्तर का वेट है। तो जल्दी से करिएगा। सर प्लेस पर क्लास नहीं होती है मनीषा, डेली होती है शाम को 7:30 बजे। हाँ कल नहीं हुई थी, वैसे अब डेली हुआ करेगी सुबह शाम 6:30 बजे और 7:30 बजे। ओके चलिए तो सवाल का जवाब देखते हैं कैसे करते हैं। जनरली हम आपको तरीका तो ये है कि माना सिरों की संख्या बराबर कितनी है, देखो यहां पर सिरों का अनुपात दिया है 12, पैरों का अनुपात दिया है 35। तो उसने कहा ये 12 जो सर हैं वो किसके बराबर हैं, वो तो 48 के बराबर हैं, यानी 12:48 के बराबर है। तो एक अनुपात किसके बराबर, 4 के। तो कुल मिलाकर सर कितने हुए, तो पैर कितने हो गए 35 × 4 = 70 दूनी 140। तो कुल मिलाकर सवाल ये बनता है कि एक आदमी के पास मुर्गी और गाय हैं जिसमें टोटल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है। अब यहां पर दो तरीके से सवाल को आप समझ सकते हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। देखो जब भी ऐसे सवाल मिल जाए तो सिंपल रखना, सिरों की संख्या पैरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या बटे 2, जो भी आपको प्राप्त हो, सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटे 2, जो भी प्राप्त होगा वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होगी। इज इट क्लियर? सिरों की संख्या तो 140, ये बीच में माइनस है यहां पर ऐसे 140 बटा 2 माइनस का 48, इसको काटे 70 माइनस का 48, इट विल गिव यू हाउ मच 22। तो 22 कितने क्या है, गाय हैं। याद रखिएगा अगर आप टोटल सिरों की पैरों की संख्या को 2 से भाग कर दो और उसमें 48 जो भी सर थे वो घटा दो तो आपको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या सीधी सीधी प्राप्त हो जाती है। दोबारा देख लो एक बार, फिर समझा देता हूं इस बात को, मैं लिख देता हूं नहीं तो प्रॉब्लम करोगे। मैंने कहा पैरों की संख्या बटा 2 पहला स्टेप, उसके बाद जो भी उत्तर है उसमें से माइनस सिरों की संख्या, तो जो आपको कंक्लूजन प्राप्त होगा वो 4 पैर वाले जानवरों का मिलेगा, 4 पैर वाले। तो देखो सर कितने हैं 48, पैर कितने 140, तो 140 बटा 2 किया तो कितना मिला 70, 70 में से 48 घटाया कितना मिला 22, तो 22 गाय हैं। उसने मुर्गियां पूछी हैं तो 48 सर थे, 48 में से अगर मैं 22 निकालूं तो कितना मिलेगा 26। तो राइट ऑप्शन बी, इट्स बी। आज सुबह हुई थी क्लास, ओके आपका मैथ नहीं है, ओके बाय बाय शिवानी, बात समझ में आ गई। तो ये है 26, तो राइट ऑप्शन विल बी 26। इज इट ओके नाउ? बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर आने को बेकरार है, हालांकि हम इसको ऐसे करते हैं, जनरली बताऊं तो आप कैसे करते हैं कि माना सर बराबर x + y बराबर 48, फिर पैर की बात करेंगे तो गाय के हुए 4, मुर्गी के हुए 2 बराबर 140। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन से, लेकिन फिर टाइम लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। मनीषा नहीं, लिंक तो हर किसी क्लास का आता है, ऐसी बात नहीं है। देखो उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है, यानी सवाल क्या है, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स नॉट ग्रेटर देन 17 इज व्हाट, इट्स 59, 58, 41 या 42। तो पहले सबसे बात दिमाग में आती है क्या कि भाई ये जो संख्याएं हम बात कर रहे हैं वो संख्याएं कौन सी हैं।
प्राइम नंबर कौन सी जो 17 से बड़ी नहीं है, यानी 17 से छोटी है। तो आपने देखा 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की 4 प्राइम नंबर, उसके बाद 11, 13 और 17, यही तो संख्याएं हैं। अगर मैं संख्याओं की बात करता हूं, इनके अलावा तो कोई संख्या नहीं है ना, सारी संख्याएं मैंने लिख दी। अब बस इनको जोड़ना ही तो था, चलो जोड़ के भी देख लेते हैं, क्योंकि उसने इनका योग पूछा है मुझसे। कितना आसान था, 17, 3, 20, चलो 3 और 2 5 और 2 7 और 10 17, 1 18, 10 28 और 28 और 30 58, 58। कितना आसान सवाल था। 41, हाँ जी 41, आप कह रही हैं 41, कहीं 41 कहां से आ रहा है, जोड़ो दोबारा से देखो, 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 1 18 और 10 28, 28 और 20 28 और 30 58 ही तो होते हैं। दिव्या भी 41, क्यों भाई 41 कैसे जोड़ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा 17 को नहीं जोड़ रहे हो क्या, 17 को नहीं जोड़ रहे हो, क्यों नहीं जोड़ोगे भाई, क्यों नहीं जोड़ोगे, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 17 से बड़ी नहीं है। तो 17 से बड़ी 17 नहीं होती है, 17 तो लोगे ना, इस वजह से इसका आंसर 58 है। यही तो कंफ्यूजन था, आपने ये लगाया जो कि गलत था, सही जवाब भी 58। एक और सवाल, चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, तेजी से उत्तर दीजिएगा, इसका भी मैं चाहूंगा मिले मुझे जवाब। ओके, 0.12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 0.012 का मान क्या होगा। सिद्धांत मुझे पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो सवाल आपके सामने है और आगे बढ़िए और पढ़िए। सवाल का जवाब क्या है, 0.12 इंटू 12 इंटू 0.012 का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 0.12। अब देखो बड़ा सिंपल सवाल है भाई, यहां पर दशमलव ही तो लगे हैं, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, दशमलव ही तो लगे हैं, बाकी तो कोई नहीं है प्रॉब्लम। तो 12 12 12 तीनों में है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा मुझे 12 का क्या पौबारा करना है, क्या करना है, लेट्स सी आपका जवाब क्या आता है, तो तेजी से दीजिएगा जवाब। हाँ जी भाई साहब, ओके, तो जवाब मिलने लगा है मुझे, थोड़ा सा देखेंगे क्या मिलता है आपका जवाब। ओके, तो जवाब मिला है 1.728, 1.728 ये वाला जवाब मिला है। ये जवाब अफसोस गलत है, सी ऑप्शन गलत जवाब आप लोगों का। चलो देखते हैं, अगर मैं 12 की गुणा 12 में और 12 की गुणा 12 में करता हूं तो मुझे पता है 12 का क्यूब 1728 होता है भाई। 12 क्यूब अगर मैं निकालूं तो यही तो होता है 1728। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गई, प्रॉब्लम कहां बनी, प्रॉब्लम तो यहां बनी कि भाई 1 2 3 4 5 5 के बाद आपको दशमलव का प्रयोग करना था। अब 5 के बाद दशमलव कैसे लगाएंगे, 4 ही अंक हैं, 1 2 3 4, तो मुझे यहीं लगाना पड़ेगा ना दशमलव, तो बन गया ना आंसर। कितना आसान सवाल था, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग मोर, क्योंकि आपका आंसर आ गया है बिना मचाए शोर। ये रहा आपका उत्तर, बढ़िया है। एक और सवाल लेते हैं फिर तो, वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छे सवालों के अच्छे से जवाब दे रही हैं, चलो देखते हैं सवाल क्या है। मोहित के पास 300 रुपए थे, उसने एग्जाम कार्ड की पुस्तक 99 रुपए 50 पैसे में ऑनलाइन खरीदी तथा शेष धनराशि से 199 की अन्य पुस्तक ऑफलाइन खरीद ली। अब उसके पास कितनी धनराशि शेष बची। तो देखते हैं ये जवाब आपके लिए कितने गोल खिलाता है और क्या जवाब आपका आता है। दोस्तों जल्दी से, मैं चाहूंगा मैं इधर हट जाता हूं क्योंकि प्रश्न पढ़ने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना आप लोगों को। चलिए, वैसे सवाल मैंने एक तरफ रखे हुए हैं जिससे कि आप चीजों को समझें और परखें। तो जवाब मिलने लगे हैं, तेजी के साथ आप आगे बढ़ने लगे हैं, उत्तर भी आपके आने लगे हैं और मैं चाहूंगा ये उत्तर इसी तरह से लगातार बढ़ते रहें और आप विश्व जीत कर पर हासिल करते रहें। ओके, तो यहां पर देखते हैं मोहित के पास कितने रुपए, आपने कहा सर कुल मिलाकर 300 रुपए थे भैया के पास। हाँ जी,
उसने कहा, उसने एग्जाम कार्ड की पुस्तक जो है वो 99 पैसे में ऑनलाइन खरीदी। तो एक पुस्तक खरीदी उसने 99 रुपये 50 पैसे की, और एक ऑफलाइन खरीद ली 199 रुपये। तो टोटल कितने रुपए की खरीदारी होगी भाई साहब की? 0, 5, 9 और 9 18, हासिल लगा 1, 9 9 18 और 1 19, 1 और 1 2, तो 298 रुपये 50 पैसे की किताबें खरीद ली उसने। अब क्या करें, जब 298 रुपये 50 पैसे की किताब खरीदी, 300 रुपये उसके पास थे, ये दे दी तो कितना बचा? 1 रुपये 50 पैसा। इतने आसान सवाल हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जितेंद्र जी, बहुत खूबसूरत। पूनम सर आप बड़े स्टाइल से पढ़ा रहे हैं। पूनम मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं हमेशा ही। चलिए, तो आपने समझा जवाब एकदम खूबसूरती के साथ। तो आप लोगों के जवाब आए हैं, आप लोगों को मेरी तरफ से ये 2 थंब है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ये रहा आपके सामने। चलो कुछ मीठा हो जाए, चलो कुछ मीठा हो जाए। कैडबरीज वैडबरी नहीं देने वाला हूं मैं, सोच रहे हो तो कुछ मीठा हो जाए तो कैडबरी आ जाएगी। ना ना, डेयरी मिल्क का कोई हिसाब नहीं है। मतलब मीठे का मतलब है कि कंटेंट के साथ साथ पैडागॉजी का आना, तो ये मीठा है। तो चलो पैडागॉजी भी पढ़ते हैं। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, राष्ट्रों, कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना। परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित के में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? लचीलापन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैथमेटिक्स डिनोट्स व्हाट? 1, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। 2, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 3, परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। और नंबर 4, समान प्रकरण से विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करने की बात करते हैं? अगर गणित में, ये वर्ड छोड़ दो, क्या लिखा उसने, बोला है कि गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता, इतना सा सवाल है। इतना सा सवाल आपको देना है जवाब, और आपने यहां पर सी ऑप्शन बड़ी भरमार तरीके से चूज किया है, खतरनाक तरीके से ऑप्ट किया है, बेहतरीन तरीके से ऑप्ट किया है। तो मैं चाहूंगा इसका जवाब खतरनाक से खतरनाक मिले। सर अनअकैडमी में कोई न्यू बैच स्टार्ट हो रही है? स्टार्ट की हो चुकी है जया। आज पहला लेक्चर हुआ, आज फर्स्ट लेक्चर हुआ जया। सुबह 6:30 पर सुपर टेट का आज पहला ही लेक्चर स्टार्ट हुआ है मेरे बैच का। ओके, तो यू कैन ज्वाइन प्लस एट 6:30 AM एंड 7:30 PM। ओके, तो यहां पर बी देखो, समझ लो पहले लचीलापन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने कहा मेरे पास ये एक ऐसा जॉयस्टिक है, देखते ना जब गेम खेलते जॉयस्टिक, तो मैं उसको कैसे करता हूं, जब इधर भी चला सकता हूं, इधर भी चला सकता हूं, ऐसे भी घुमा सकता हूं, ऐसे भी, इन्हीं को तो जॉयस्टिक बोलते हैं। यानी ए की विच इज मूव फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, दैट इज जॉयस्टिक, दैट इज फ्लेक्सिबल। आपने देखा होगा आपके पास कोलगेट जिगजैग जो जाए भीतरी कोने कोने तक, और टेढ़ा मेढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर तक जाके दांत के कूड़े को निकालती है, वही फ्लेक्सिबल है, वो किधर भी मूव कर सकता है। तो वही कंडीशन है, यानी एक ऐसा नियम जिसमें हम एक चीज को कई तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास कई रास्ते हों। दैट इज एक से अधिक उपागम, उपागम मींस अप्रोच, यानी एक क्वेश्चन को करने की मेरे पास एक से अधिक अप्रोचेस हैं, वही फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि सभी से समान सवाल, सभी से समान उत्तर आता है। इज इट क्लियर? तो यानी क्या हुआ लचीलेपन का मतलब कि एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करने, एक से ज्यादा अप्रोच का यूज करते हुए एक ही समस्या को हल करने की योग्यता ही फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन में आती है। इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके सामने। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में से समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1, प्रतीकात्मक भाषा, गणित समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति की भाषा और रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति
की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितगण स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणितगण स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा या प्रतीकात्मक भाषा। इनमें से अब देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये क्वेश्चन होता है कहां से कोरिलेट करते हैं, इसको कोरिलेट किया जाता है गणित की भाषा से। यूनिट नंबर 3 लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में ये सवाल आपके लिए आता है इंग्लिश में। ओके, तीसरी मैं लिख देता हूं, दैट इज सिंबॉलिक लैंग्वेज। मैं इनके वर्ड्स लिख देता हूं। प्रतीकात्मक भाषा को बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसको बोलते हैं रोजमर्रा की भाषा को डेली लाइफ लैंग्वेज, जिसको मदर टंग भी बोल देते हैं। इसके बाद आता गणितीय समस्या समाधान की भाषा, इसको बोलते हैं मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज, और इसको बोलते हैं गणितीय समस्या समाधान की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग। दीज आर द टर्म्स। ओके, तो यहां पर मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं आप लोगों के ABCD में, बिल्कुल सही चूज किया आपने। जिन्होंने कहा है डी, वो एकदम सही जवाब दिया है आपने, करारा जवाब आपके लिए, थम्स है भाई साहब, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, जवाब है एकदम सही, दैट इज डी। सबसे पहले बच्चा मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले आता है रोजमर्रा की भाषा। इसका मतलब होता है कि बालक जब भी गणित पढ़ने की कोशिश करता है तो पहला स्टेप होता है कि वो डेली लाइफ लैंग्वेज को यूज करता है, क्योंकि उसको डेली लाइफ लैंग्वेज के माध्यम से ही चीजें समझ में आती हैं और उन्हीं के माध्यम से वो चीजों को समझता है और पहचानता है। तो डेली लाइफ लैंग्वेज इज ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। देन गणितज्ञ स्थिति की भाषा, यानी वो कंसेप्ट लगाना शुरू करता है, उस लैंग्वेज को पढ़ता है कि इसको करना कैसे है। देन थर्ड नंबर पर आता है उसका कि वो समस्या समाधान भाषा, यानी अब उस भाषा को यूज करते हैं जिससे उसका समाधान किया जाए, जिसको लिखा जाए। और फाइनल में वो सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करता है, वो बाद में 1/2 1/3 4+5 लिखना शुरू करता है। तो इसलिए किसी क्रम को अगर बात की जाए तो रोजमर्रा डेली लैंग्वेज, दैट इज मैथमेटाइजेशन लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के अनुसार यानी आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वान हेले के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर हैं? 1 विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर, औपचारिक निगमन स्तर या मानसिक चित्रण स्तर, किस पर हैं? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है मुझे। A, B, C और D। वॉन हेले मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा, मैंने वॉन हेले पूरा पढ़ाया हुआ है। तो वॉन हेले के बारे में आप सब जानते भी हैं, तो मुझे वॉन हेले के बारे में थोड़ी सी कहानी आपकी जाननी है। ओके, तो यहां पर आपने देखा कुछ इस तरह से आपको चीजें मिली, मैं बता देता हूं। 4 लेवल यहां लिखे हैं, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, ये लेवल 0 होता है, ये लेवल 1 होता है, ये लेवल 2 और ये लेवल 3, और लेवल 4 एक और आता है जिसको मैं लिख देता हूं दृढ़ता, जिसको लेवल 4 बोलते हैं। टोटल वॉन हेले के कितने लेवल हैं? टोटल वॉन हेले के हैं 5 लेवल, जो 0 से लेकर 4 तक चलते हैं। और बालक जिसमें अपनी चीजों को देख करके वो दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करना शुरू कर देता है, तो वो मानसिक चित्रण यानी चाक्षुषीकरण भी इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? चाक्षुषीकरण भी इसको बोला जाता है। तो वो चाक्षुषीकरण के लेवल पर होता है। इज इट क्लियर? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर डी। समझो, वह दिखावट के आधार पर, और जब बालक दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करता है तो वो किस पर होता है? विजुअलाइजेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में।
ओके, इट्स ऑल्सो नोन एज विजुअलाइजेशन। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया? ओके, आगे बढ़े। वे सी क्यों दे रहे हैं सब लोग? इसका गलत जवाब क्यों दे रहे हो इतना? ये इतना गलत जवाब क्यों दे रहे हो भैया आप? इतना गलत तो मैंने नहीं मांगा था आपसे, इतना गलत आप दे रहे हो। इतना गलत नहीं चाहिए भैया हमें। एक अच्छा जवाब चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानसिक चित्रण, चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। वान हेले अगर पढ़ना हो तो सर्च करना, आप यूट्यूब पर ही मिल जाएगा आपको, वान हेले थ्योरी बाय ललित धमानिया सर। तो आपको तुरंत मिलेगा वान हेले का कंप्लीट थ्योरी, 15-12 मिनट में खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। हस्तपरक परिमाण, प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक भाषा और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से, ये आपको देखना है। ओके, ज्यामिति प्रमाण, गणितीय पाठ्यचर्या, गणितीय शब्द भंडार या गणितीय चिंतन एवं विचार, किसको दर्शाने के तरीके हैं? सी में क्या होगा? ओके, अनौपचारिक निगमन। ओके, इसको समझ लेते हैं पहले। सी का मतलब होता है अनौपचारिक निगमन। इसका मतलब होता है बालक एक ही आकृति की डीप प्रॉपर्टीज यानी सभी संबंधित प्रॉपर्टीज को समझने के योग्य हो जाता है और उस ज्यामितीय आकृति की सभी प्रॉपर्टीज को वह आत्मसात कर लेता है। ओके, तो यहां पर आपने देखा 5 तरीकों में, ज्यामिति प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्या, गणित शब्द भंडार या फिर गणितीय चिंतन एवं विचार। तो इनमें से कौन सा जवाब आप देंगे मुझे? मैं देख लेता हूं आप लोगों का जवाब क्या मिलता है। सब चीजें जो संदर्भ समझाने की क्या तरीके आपको बताने हैं, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। भाई सवाल आपके सामने है, जवाब आपके सामने है और आपकी पोल भी, कमेंट भी मेरे सामने है। हाँ जी, तो शुरू हो जाओ, कहानी शुरू हो गई है। कहानी, जवाब आने लगा है आपका मेरी जबानी। ओके दी, बहुत बढ़िया। ए नहीं होगा, ज्यामिति प्रमाण नहीं है। ज्यामिति में भाषा कहाँ आती है? चित्र आते हैं। तो ये सब गणितीय विचार चिंतन प्रक्रिया को समझने के तरीके हैं। सिर्फ गणित ज्यामिति प्रमाण को नहीं दिखाते हैं। आपके पास क्या है? आपके पास पैराडिज्म है, स्टेशनरी पिक्चर्स हैं, रिटन सिंबल हैं, वर्बल एंड रिटन लैंग्वेज हैं और कंडीशंस हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, रियल वर्ड्स हैं। तो ये सब क्या है? ये सब दिखाने के तरीके क्या हैं? मैथमेटिक्स थिंकिंग एंड आइडियाज। राइट ऑप्शन डी था, बहुत बढ़िया जवाब। और दोस्तों को बोलो भाई, थक गए हो क्या? पर थकना भी जरूरी है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन साथियों को बोलो जल्दी से जुड़ें क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है? 1, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है। 2, बच्चों की चिंतन प्रक्रियाओं के गणितीकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है। 3, महत्वपूर्ण गणित के शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है। 4, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। यानी अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, teaching of numbers and operations on them, measurement of quantities etc. at the primary level is denotes what? That is, mathematics serves the higher purpose of teaching. Services the purpose of mathematization of the children's thinking on process. Serve the purpose of teaching and importance. And then fourth, show the narrow objective of mathematics. B. तो यहां पर ABCD के रूप में आप लोगों के जवाब मिल रहे हैं। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। समझ लो, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, यानी आप संख्याएं समझा रहे हैं, संख्याओं पर मात्रा समझा रहे हैं, उनको जोड़ना घटाना सिखा रहे हैं, वो सब किन उद्देश्यों की प्राप्ति करता है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। इंतजार में बैठे हैं हम आप लोगों के जवाब के, और आपने दिया है एकदम सही जवाब। ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं दिया आपने, ऑप्शन नंबर डी, यह गणित के संकीर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करता है। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन की बात करते हैं, जब भी आप क्वेश्चन को समझते हैं, तो ये छोटे छोटे काम है। इनिशियल स्टेज पर
जब बच्चा स्कूल में जाता है प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक अवस्था में जब वो स्कूल जाता है तो समझने की कोशिश करो, वहां पर बालक स्टार्टिंग में मात्राओं को गिनना, गणित की संख्याओं को पढ़ना समझना, इन्हीं चीजों को तो सीखता है। और इन्हीं चीजों को सीखना ही तो कहलाता है नैरो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्टिव तो विश्लेषण और संश्लेषण करने के होते हैं। इसलिए संकीर्ण मीन्स नैरो, छोटे उद्देश्य है। संकीर्ण का मतलब छोटे और उच्च, दो तरह के उद्देश्य होते हैं, निम्न उद्देश्य और उच्च उद्देश्य। संकीर्ण होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, है ना, छोटे छोटे उद्देश्य है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? बहु अनुशासनात्मक को बोला जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी, है नहीं, दैट इज, कोई हिंदी वाले प्रॉब्लम हो रहा हो तो दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इनमें से कौन सी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है? रमेश, संकीर्ण कैसे? रमेश जी, संकीर्ण का मतलब जानते हैं ना आप, मैं अभी बताया था संकीर्ण का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था कि संकीर्ण का मतलब होता है छोटे, नैरो, नैरो ऑब्जेक्टिव। तो ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव थे, संख्याओं को गिनना, उनका मापन करना, उन पर संक्रियाएं करना, ये सब छोटे उद्देश्य है। छोटे छोटे उद्देश्यों से ही तो मिलकर बड़ा गणित बनता है। तो ये उच्च उद्देश्य में नहीं आते, ठीक है ना, तो ये संकीर्ण उद्देश्यों में आते हैं। वहीं अगर आप भिन्न की संकल्पना की बात करते हैं कि भाई 2 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/4, तो ये संकीर्ण उद्देश्यों में नहीं आते, ये उच्च उद्देश्यों में आते हैं। तो जितना आसान लेवल होता है वो निम्न स्तर पर, जो हाई लेवल होता है वो उच्च स्तर पर। आप होप सा आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है। ओके, हम बात कर रहे थे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की। तो देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि जब बालक किसी चीज को पढ़ने की कोशिश करता है तो वो अपने गणित के साथ साथ दूसरे विषय को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जब गणित के साथ साथ दूसरे विषय को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तभी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का जन्म होता है। ओके, तब क्या होता है? तभी अप्रोच का जन्म होता है। कब? जब आप गणित के साथ किसी अन्य विषयों को भी लेकर पढ़ा रहे हो। अब देखो यहां पर पहले की बात करते हैं, दी गई आकृतियों की दर्पण छवि का आरेख बनाइए। जब आप दी हुई आकृति की छवि का बनाएंगे तो मैथमेटिक्स में आप आकृति खींच रहे हैं। दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं, आकृति में आप सममिति रेखाएं ढूंढ रहे हैं, यहां भी गणित में गणित कर रहे हो। दी गई ज्यामिति आकृति में से एक सममिति रेखा खींचना, यहां पर भी तो वही कर रहे हो आप। एक आकृति दी है ज्यामिति की, उसमें भी सममिति रेखा खींच रहे हो। लेकिन आपने यहां क्या किया? भारत के झंडे का आरेख बनाओ। बच्चा बोला बना दिया, आर्ट ड्राइंग बना दी है आपके सामने, और झंडे में सममिति रेखा खींचो। अब मैंने भारत का झंडा बनाया जो कि ड्राइंग का काम था, और सममिति रेखा गिनी, इसमें कितनी है? एक दो रेखाएं हैं कि एक रेखा या आधी रेखा है, तो कितनी रेखाएं? तो आपने देखा सममिति रेखा इसमें कितनी है? बोले जी इसमें 2 सममिति रेखाएं पाई जाएंगी। तो यानी आपने ड्राइंग के साथ साथ कला के साथ साथ क्या किया? गणित, या गणित के साथ साथ क्या किया? कला। तो जब आप 2 विषयों को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं उसी को बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। अभी ओके है, बात समझ में आ गई? मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? इसके लिए भारत के झंडे का आरेख बनाओ। आपने भारत के झंडे का आरेख बनाया और उसके साथ साथ उसमें सममिति रेखाओं की, इस लाइन ऑफ सिमेट्री की काउंटिंग की। वही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में आता है। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। एक और सवाल, तैयार हैं सब लोग? एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार हैं। चलो, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। मैं ग्रिड बना देता हूं। इट्स विजिबल ना? सब लोगों को विजिबल होगा ये? ऐसे बना हुआ ग्रिड है। अब ऐसे बना दिया, ये ग्रिड पेपर मैंने बना दिया आपके सामने। तो निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है जो निरूपण करता किसकी ओर करता है इंगित? 1 स्थानीयमान की अवधारणा पर, दाईं और इकाई की तुल्यता पर, गणितीय खेल, गिनतरन अबेकस पर, संख्याओं की स्थिति पर। तो चाहूंगा जवाब मिले आप लोगों का, और वो भी अच्छा सा मिले तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होगा, खुशी होगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है।
ओके, तो लेट्स डू इट गाइज। जवाब दीजिएगा तेजी के साथ, क्या होगा जवाब इसका, देखना चाहता हूं मैं आप लोगों का आंसर क्या है। बी, रमेश जी ने कहा बी। ओके, समझ लेते हैं। देखो, ये ऐसे ही पेपर में आया हुआ सवाल है, तो उसको समझने की कोशिश करना। ये क्या लिखा है, ये लिखा है वंस, दैट इज इकाई। ये लिखा है टेंस, दहाई। ये लिखा है 100, सैकड़ा। ये लिखा 1000, हजार। शायद अब आप इसका आंसर आसानी से दे पाए, शायद अब इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप अब इसका आंसर तेजी से दे पाएंगे और बहुत तेजी से आपका उत्तर भी आएगा, मुझे उम्मीद है आपसे। तो देखते हैं जवाब क्या मिला। तो अब तो पता लग गया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किसकी संकल्पनाएं हैं? ये तो स्थानीय मान की संकल्पनाएं है ना, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों भी गिनता रहा थोड़ी है, यहां पर गिनता रहा थोड़ी है ना, वो सही है जो लिखा है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। वन मोर क्वेश्चन गाइस फॉर यू। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो मैं चाहूंगा रमेश, दिव्या, मोड़िया और बाकी सभी लोग अपना आंसर देते रहे। इतने सन्नाटे में शांति में क्यों हो भैया? सन्नाटा शांति को तोड़ो और क्वेश्चन से अपना नाता जोड़ो। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्याओं में समस्याओं का अभ्यास करना, परिकलन में परिशुद्धताओं के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना, और मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। जवाब चाहेंगे क्या मिलेगा? तो देखिए, मानसिक गणित की बात हो रही है, तो मानसिक गणित में बच्चा क्या करता है, ये सवाल आपके सामने है और मैं चाहूंगा आप लोगों का जवाब मिले तेजी के साथ। ABCD, तो बी ऑप्शन यहां पर मिला है और यहां पर बी ऑप्शन दिया है मुझे सबसे पहले रमेश धावर ने सबसे पहले जवाब दिया। बाकी सब लोग क्या कह रहे हैं भाई? बड़ा सन्नाटा शांति के साथ जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। तेजी के साथ आंसर दीजिएगा जिससे कि मुझे पता लगे। ओके, तेजी के साथ जवाब दीजिएगा। हाँ जी, ओके। ये सैटरडे में क्लास होगा प्रवेश, ये सैटरडे संडे होता है। डी ऑप्शन, बहुत ही खूबसूरत जवाब। इस बार आपने एकदम बढ़िया जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जवाब जो है एकदम बढ़िया है, क्योंकि मानसिक गणित का मतलब ही होता है कि बालक मानसिक गतिविधियों को सीखे, वो मानसिक चीजों को परिकलित करे, वो मानसिक तरह से सवाल को समझे। इसीलिए इन स्थितियों का वर्णन किया जाता है और इसी स्थिति में जब मानसिक संगणना बालक करता है तो वह अपनी प्रक्रियाओं का विकास करता है, जो मानसिक संबंधी क्रियाओं उनका विकास करता है, साथ में तेज गति से सीखता है। क्योंकि जब मानसिक रूप से आप कैलकुलेशन करते हो तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। बहुत ही बढ़िया से जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। एक और सवाल आपकी तरफ बढ़ाता हूं। निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38, बहुत खूबसूरत सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा 38 40 के नजदीक है, इसलिए 27 + 40 = 67।
तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की ये युक्ति क्या है, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं रमेश जी, गलत सही होता रहता, बस सीखने का है, सीखेंगे और फिर अगली बार सही करेंगे। हाँ, डेली इसी टाइम पर नहीं, कल से 5 बजे होगा क्लास, कल 5 बजे होगा, कल से 5 बजे से क्लास होगा। आज ये जो संडे, मंडे और ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे 4 बजे से होता है और बाकी दिन 5 बजे से होगा। ओके दिव्या, चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। तो यहां पर क्या मिला आपने, इस क्रिया को क्या कहते हैं, पुनर्समूहीकरण यानी रीग्रुपिंग, प्रतिकारी यानी काउंटरवेलिंग, इसको कंपेंसेशन भी बोलते हैं, या फिर संवर्धी कारक दैट इज ग्रोइंग, ग्रोथ, या एक्सपेंशन दैट इज प्रत्यक्ष प्रतिरूपण दैट इज डायरेक्ट मॉडलिंग। तो इनमें से कौन सा जवाब आपको लगता है सही है? इनके दूसरे वर्ड भी हैं, जैसे रीग्रुपिंग को आप, मैं यहां लिख देता हूं, रीग्रुपिंग को आप रिक्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं, आप कंपनसेशन भी बोल देते हैं, इसको आप वृद्धिकारी को, संवर्धी कारक को एक्सपेंशन भी बोल देते हैं, कॉन्जुगेशन भी बोल देते हैं इसको, और प्रत्यक्ष को डायरेक्ट मॉडलिंग बोलते हैं। तो यहां पर मिल रहा है मुझे, अब मुझे आपको मिल रहा है जवाब, वो ये मैराथन क्लास होती है ना, वो मेरी सेपरेट क्लास है, तो मैराथन क्लास में सभी को अरेंज करना पड़ता है, तो मुझे ये टाइम मिला। तो यहां पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। ओके, तो यहां पर जवाब देखा आपने क्या मिलता है, करने का तरीका देखा, जवाब भी बता दो जल्दी से। चलो बता देता हूं, देखो इसको क्या कहते हैं, इस तरीके को बोलते हैं आप लोग प्रतिकारी, जिसको बोलते हैं आप कॉम्पनसेशन, प्रतिपूर्ति भी इसको बोलते हैं, पुनर्समूहीकरण नहीं है ये। कैसे किया हम, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग सोच लेते हैं सवाल को, लेकिन ऐसे होता नहीं है, समझने की कोशिश करना। बच्चे ने मानसिक रूप से 27 और 38 को जोड़ने के लिए कहा, तो उसने उत्तर दिया 65। अब उसने जोड़ा कैसे, उसने बोला मास्टर जी ऐसे जोड़ना तो बड़ा मुश्किल था। तो मैंने बोला बेटे क्या किया तुमने, मेरे बेटे क्या करके आए, बेटा बोला मास्टर जी 38 जो है 40 के पास है, तो मैंने इसमें 2 जोड़ दिया, क्योंकि 38 और 2 40 होते हैं। फिर 40 में मैंने 20 जोड़ा, 60 और 7 67 हो गया। क्योंकि मैंने पहले 2 जोड़ा था, तो मैंने बाद में 2 को घटा दिया, 67 प्राप्त हुआ मुझे ऐसे करके, तो मुझे 65 मिला। तो अगर कोई बच्चा इस तरह से क्वेश्चन को करता है या इस तरह की गतिविधियों को बताता है या परिचित होता है, तो समझ लीजिएगा वो यूज करता है कॉम्पनसेशन प्रतिकारी। मतलब पहले उस सवाल को आसान बनाने के लिए वह अपनी तरफ से कुछ ऐड कर लेता है, उसके बाद फिर वही संख्या ऐड करके वो बाद में उसको घटा देता है, या पहले वो घटा लेता है बाद में ऐड कर लेता है। यानी अपने सवाल को सही करने के लिए उसने पहले कुछ उसमें ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसका अपोजिट कर दिया उतना ही। तो सवाल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका सवाल आसान बन गया। इसी को बोलते हैं प्रतिकारी कंपनसेशन। बात करते हैं पुनर्समूहीकरण का मतलब क्या होता है, सारे समझ लो भाई। पुनर्समूहीकरण का मतलब होता है हासिल की गलती करना, हासिल का गलत उपयोग। यानी बालक जब हासिल का गलत उपयोग करने की बात करता है, हासिल का गलत उपयोग करने की बात करता है, उसको पुनर्समूहीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बालक हासिल का गलत उपयोग कर रहा है। जैसे आपसे कहा 218 में 397 जोड़ो, तो 8 7 15 का 5 का हासिल लगा, एक इसको भूल गया, 9 और 1 10 का 0, 3 2 5, इसको 6 लिख दिया, तो उसने इसको नहीं जोड़ा। तो जब भी बालक हासिल संबंधी गलती करता है, यानी वो कैरी लेने में कोई प्रॉब्लम करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पुनर्समूहीकरण की गलती। संवर्धी कारक का मतलब होता है जब किसी चीज की कीमत में अचानक वृद्धि हो जाती है, कोई चीज ग्रो हो जाती है, कोई चीज बढ़ जाती है। जैसे आपने एक ड्रेस बुक की, आज 5000 रुपए की थी, कल को देखा तो वो 6000 रुपए की हो गई, वही ड्रेस, सेम ड्रेस। तो आपने परचेज नहीं किया, अगले दिन जाकर देखा तो डिस्काउंट खत्म हो गया, 6000 रुपए की हो गई। तो उस अकेली वस्तु पर, इंडिविजुअल पर 5000 से 1000 रुपए इंक्रीमेंट हो गया, उसको संवर्धी कारक बोलते हैं।
और प्रत्यक्ष प्रतिरूपण का मतलब होता है डायरेक्ट मॉडलिंग, यानी यहां बच्चा अपने आप कोई मूर्त चीजों का सहारा लेकर के कैलकुलेशन को सॉल्व करता है। जैसे मैंने कहा अच्छा ये बताओ बच्चे कि 3 + 4 कितने होते हैं, तो बच्चा बोला जी 3 4, तो बच्चा ऐसे गिनता है 1 2 3, ओके 1 2 3 4। अब उसने सबको एक साथ जोड़ दिया 1 2 3 4 5 6 7, जब उसने इस तरह से जोड़ा तो ये गतिविधि जो कहलाती है उसी को डायरेक्ट मॉडलिंग कहते हैं। अभी समझ में आए चारों ऑप्शन अच्छे से? तो लाइक कर दो जल्दी से और कमेंट में यस लिख के बताओ। समझ में आया ना? तो कमेंट में वाई लिख के बताओ, जल्दी से कमेंट में वाई लिख दो भाई, जिससे कि मुझे पता लग जाए। तो वेट कर रहा हूं कमेंट में वाई लिखने का, जल्दी से कमेंट में वाई टाइप करो और मुझे पता लगे कि आपने किया हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये रहा आपका सवाल, उचित विकल्प को चुनना है। 14वां प्रश्न है 4 + 44 बटे 10 + 404 बटा 100 प्लस 444 बटा 1000 प्लस 4 बटा 10,000 का मान इनमें से कौन सा है? तो तेजी से जवाब दे दो, मुझे पता लग जाए क्या कहना चाहते हो आप, क्या बताना चाहते हो। तो शुरू हो गई है कहानी, जवाब आपके सामने है, तेजी से करो सवाल, पता लगे जल्दी से हमें भी। जल्दी से बताइएगा तेजी के साथ। ओके लेट्स डू इट। ओके ग्रेट, डन, यस आया है समझ में। सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो कितना आसान सवाल है। अगर आप करेंगे 4 तो ये हो ही गया, जब 44 में 10 का डिवाइड किया तो 4.4, इसमें डिवाइड किया तो यहां आ गया 2 बार 4.04, इसमें डिवाइड किया 3 अंक बाद आ गया, इसमें डिवाइड किया तो 4 अंक बाद आ गया, यही तो हुआ। अब जोड़ना ही तो देखो, 4 4 दूनी 8, 4 3 12 तो पूरा पूरा हो गया, इसको जोड़ लो। 4 बाकी सब में 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो 44 तो बाद में आई गई। अब देखो 4 और 4 8 और 4 और 4 8, उत्तर आया 12.8844। कोई प्रॉब्लम? जवाब बड़े स्लो दे रहे हैं आप, बस यही प्रॉब्लम है कि आप जवाब जो है थोड़े से स्लो करते जा रहे हैं, जिनमें आनंद की प्राप्ति थोड़ी सी कम हो रही है ना? ओके ओके लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया? यस एक और सवाल लिया जाए फिर तो आसान है। तो वन मोर क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। चलो, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करो जिनका योग 99 है और महत्तम समावर्तक 9 है। तो बड़ा ही आसान तरीके से सवाल हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो, और मैं चाहूंगा आपका जवाब मिले तेजी के साथ। यस तो क्या मिलता है जवाब तेजी के साथ? बड़ा शांत माड़ा है मामला। चैट को देख लेते हैं कि लाइव चैट लेट तो नहीं हो रही आप लोगों की? नहीं, चैट ही नहीं कर रहे हो। अच्छा काउंट कर रही थी सर कॉपी पर। ओके 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 काउंट करो। देखो समझो, इस सवाल को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं इसमें हमें तीर फेंकनी है, चीजों को बड़ी आसानी से समझना है। देखो हमें संख्या देखनी HCF जिनका 9 हो, दूसरी बात, और जिनका टोटल दोनों को जोड़ें तो 99 आए। तो भाई यानी दोनों संख्याओं में 9 तो कॉमन, दोनों संख्या 9 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो आपने पहली वाली संख्या लिखनी शुरू की यहां से। ओके आपने लिखा 9 और 90। देखो 9 और 90 कैसे करोगे? 9 और 90 99, दोनों को 99, दोनों में 9 कॉमन है, दोनों से कट जाएगा। हम अब 9 का मल्टीपल लिखो, 9 दूनी 18,
तो इसमें से कम भी करना पड़ेगा ना। अगर 9 दूनी 18 लिखोगे तो इसमें से भी कम करना पड़ेगा ना। इसको देखिए, 9 तिया 27, तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। देखो 9 एकम 9 ढाई 90, जब 9 दूनी 18 करा तो इसमें भी 9 नाम 81 करा, तो यानी एक एक कम, 9 चौक 36, 36 ये होगा क्योंकि 9 के दोनों ही 9 के मल्टीपल में चलने हैं और दोनों का जोड़ जो है 99 आना चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल विदाउट किसी फार्मूले के आपको बता रहा हूं। 9 सत्ते 63, अब 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, यही तो हो गया। तो अब आपने कितने देखे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 5 जोड़ा मिला। अगर फार्मूले से करते तो बहुत मेहनत लगती, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया है HCF 9 है, टोटल दिया हुआ, इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल देखो ना भाई, ऐसे 9 से कटने वाली संख्याओं को दोनों को जोड़ोगे तो 9 से कटनी चाहिए, टोटल 99 हो। तो मैंने देखा 11 नाम 99 होते, 9 90, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, बस हो गया सवाल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं हो ना कोई बवाल, आ गया ना एकदम धमाल। बहुत बढ़िया। और आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मैं वैसे भी बता देता हूं। आपने कहा कि दो संख्याएं हैं a प्लस बी बराबर 99 और उसमें से HCF कितना दिया है 9। तो यहां पर आपके सामने प्रॉब्लमिस्टिक सिचुएशन क्या है कि आपके सामने 9a प्लस 9b का वैल्यू 99, 9 तो कॉमन है दोनों में, इसलिए यानी अगर आप a प्लस b की बात करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यानी दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या रखो जो दोनों को डिवाइड करो तो 11 आए। लेकिन इससे आपको और ज्यादा कंफ्यूजन होगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन तो दिया नहीं, एलसीएम भी नहीं दिया, तो सीधा सीधा मैंने विदाउट किसी फॉर्मूले के आपको ये बता दिया। एक और सवाल लेता हूं आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आपका जवाब क्या आता है। यदि 12 व्यक्ति एक खाई को 20 दिन में खोदते हैं तो 15 दिन में इस खाई को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। तो शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ना, असली मसाले सच सच, MDH MDH MDH, याद है ना। तो असली मसाले सच सच MDH 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 MDH। ओके, तो यानी अब यहां पर मुझे घंटे तो दिए नहीं है तो मैंने काट दिया, वर्क भी नहीं दिया, वर्क एक था, तो यानी M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, यानी M1 इज व्हाट 12, M मीन्स आदमी, डे मीन्स दिन, इज इक्वल टू M2 पूछा है, दिन बताए हैं 15, तो M2 इज इक्वल टू व्हाट 12 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 15, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 3 चौक 12, तो आदमी कितने लगे 4 इंटू 4 बराबर 16, 16 इज द राइट आंसर। उसके दिव्या इसके बाद कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास। देखो अब अगर आप संख्याओं को ज्यादा लोगे, भाई आपने लिया 9 और 90, क्योंकि उन दोनों को जोड़कर 99 आना चाहिए और दोनों में कॉमन 9 भी होना चाहिए, यही तो कंडीशन है। तो मैंने 9 का पहाड़ा बड़ा, 9 दूनी 18, 18 के साथ देखा क्या जोड़ू, आपने देखा 99 में से 18 घटाया तो कितना आया 81, फिर मैंने देखा 9 का पहाड़ा आगे बढ़ा क्योंकि 9 का मल्टीपल है और टोटल 99 से ऊपर नहीं जाना चाहिए दोनों का, बस इस तरह से निकाला मैंने। ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको। एक और सवाल ये समझ में आया, दैट इज 16 इज द राइट आंसर। ओके, तो वन मोर क्वेश्चन गाइस फॉर यू। एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा और 5 लीटर पानी मिला दिया और 9 रुपए प्रति लीटर की दर पर बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, देखते हैं। दूधिये ने 70 लीटर दूध लिया, कितने रुपए का 630 रुपए का, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी 70 लीटर दूध की 630। उस भाई साहब ने पानी तो फ्री का मिलता है ना, तो 5 लीटर पानी मिला दिया, 75 लीटर दूध बन गया और बेचा किस हिसाब से 9 से, तो कितने का बेच दिया आपने कहा 75 इंटू 9, तो 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 67, 675 रुपए का, यानी 630 रुपए का दूध खरीदा, 675 का बेच दिया। मोटी सी फायदा कितना हुआ
675 माइनस 630 दैट इज 45। भाई साहब को 45 रुपए का फायदा हुआ। अब 45 रुपीज का फायदा तो हुआ, लेकिन उसने परसेंटेज पूछा कि परसेंटेज में कितना हुआ। 45 को तो समझ में आ गया, बात परसेंटेज की हो रही थी, तो परसेंटेज में कैसे निकाले भाई इसको। चलो परसेंटेज भी देख लेते हैं आपके सामने, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। तो भाई टोटल 45 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पर, 630 पर। तो 45 रुपीज का डिस्काउंट 630 रुपए पर मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो। इससे कट गया ये 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 50/7 और 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, सही 1/7। तो 7 सही 1/7 है कहीं इसमें। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके सर जी, नेटवर्क वक्त था। ओके, तो भाई हाँ, बात समझ में आ रही है, बहुत ही बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो यू कैन रेज योर कमेंट, और आप कमेंट में हमें जरूर करके बताइएगा कि आपको और किस किस की क्लास मैथमेटिक्स में पढ़नी है। इवन द मैथमेटिक्स की नहीं, जितने भी विषय सुबह 10 से लेकर शाम तक चल रहे हैं, उन सभी में आपको और किस क्लास को पढ़ना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, हमारी टीम उस पर विचार करेगी और आपको उसकी क्लास जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, हाँ, और सेशन को लाइक शेयर करते रहें। हमारी जो टीम है टेक्निकल बहुत ही एक्टिव है, आपको समय समय पर याद दिलवाती रहती है चीजें। चलो सवाल, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% पर और कुछ 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। यदि 1 वर्ष के बाद उसे कुल 700 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हों तो 4% पर उधार दी गई राशि कितनी थी। अब देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो कोई सवाल को आसानी से कर सकते थे, इसके करने के कई तरीके हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा हो 1/R1 - R2, कुछ याद है किसी को, R1 - R2, हालांकि बना ऐसे ही है, जो फॉर्मूला हम बताते हैं बनता ऐसे ही है, वो जो आप समझते हैं। अब इसमें 100 गुणा 1 वर्ष की बात हो रही थी, इंटू 1 इंटू टी, माइनस का कहाँ है, माइनस का PR2। ये मैंने पहली क्लास में बताया था, कल वाले में। ये बहुत टिपिकल है, फॉर्मूला कहां तक याद करोगे, ये तो कंफ्यूज कर देगा ना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज नहीं करते, सीधा समझते हैं। मैंने माना 4% पर X रुपए दिए, 4% पर X रुपए दिए, तो भाई 5% पर कितने दिए होंगे, आपने कहा टोटल 16,000 रुपए थे, 16,000 में से X रुपए दिए होंगे। तो हमने क्या देखा, हमने जो 4% पर राशि दी उसका 1 साल का ब्याज निकाला, कितना बनेगा, 4% का X रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। दूसरा क्या था, 16,000 रुपए माइनस X का 5% की दर से 1 साल का ब्याज। उसने कहा इन दोनों को जोड़ा जाए, जो दोनों वर्ष से हमें ब्याज प्राप्त हुआ वो किसके बराबर था, वो था 700 रुपए के बराबर। अब देखो 100 को उधर भेजा, क्या बचा, 4X प्लस 16 पंजे 80,000 माइनस का 5X बराबर 100 उधर चला गया, 70000, 4 में से 5 गया, माइनस का X बराबर 70,000 माइनस 80,000, 80,000। तो माइनस X इजिकल टू 10,000 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, तो यानी 4% पर दी गई राशि 10,000 रुपए थी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, चॉइस ऑलवेज भी, और जैसा आपको अच्छा लगे आप क्वेश्चन को वैसे कर सकते हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10,000 रुपीज। इज इट ओके, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर क्वेरी। क्लियर है। एक और सवाल लेते हैं, 18वां प्रश्न आपके सामने रखता हूं और मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दें और बहुत अच्छे से दें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक उचित विकल्प आप चुनना है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक, बहुलक को मोड बोलते हैं, मोड इज इक्वल टू, वैसे इंग्लिश में नीचे भी लिखा है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका प्लस 2 समांतर माध्य। बहुलक बराबर 2 इंटू समांतर माध्य माइनस 3 इंटू माध्यिका। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई सवाल का जवाब तो दे दो आसानी से, ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसको गड़बड़ नहीं करने का, इसमें गड़बड़ नहीं करने का, इसको तो सही सही दे देना। अच्छा सवाल है और एग्जाम में स्टैट्स का सवाल है, ये
स्टैट्स का सवाल है, सांख्यिकी का सवाल है। पेपर में हमेशा सांख्यिकी आती है, चाहे यूपी टेट पढ़ रहे हो, चाहे आप सी टेट, चाहे एमपी टेट और चाहे रीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो। तो बता देता हूं आपको इस सवाल का जवाब जल्दी से। क्या होता है, देखिए जब भी बहुलक की बात करते हैं तो बहुलक का फॉर्मूला होता ही है, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मीन बोल रहा हूं, अब इसी को आप उल्टा सीधा घुमा सकते हैं। अगर आपको मीडियन निकालना हो तो आप मीडियन निकाल सकते हैं। तो 3 मीडियन क्या हो जाएगा, आपने कहा मोड प्लस 2 मीडियन, तो आप इसको निकाल सकते हैं, इसको उधर भेज के। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आप इस सवाल को समझ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सवाल के आंसर कर सकते हैं। लेकिन बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, दैट इज द राइट आंसर। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं है, चलता रहता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं है। तो भाई आज आपने समझा चीज़ों को, तो अब मैं लेता हूं इजाज़त। सारे लिंक मैंने आपको बता दिए हैं, जितने भी हमने बातें की वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। चाहे मैं किसी बैच कोर्स की बात करूं, टेलीग्राम चैनल में जुड़ने की बात करूं, मैं कहीं पर भी बात करूं, वो सब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में